हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन हम लोग देख रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए इसके कुछ नोट्स हैं उनको देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका। वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राप्य है। ये क्षेमेंद्र ने लिखी थी वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत तीर कथा सरित सागर। गाइस इनको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। इनको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। वो विशाखदत्त, ये भी पूछा जाता है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटोर्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। जस्टिस ने सेंट्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। ये चाणक्य के ही नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। पुराणों में उसे द्विजर्षभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र से हमें इकोनॉमिक के बारे में नहीं जानना है, इसमें शासन के सिद्धांत बताए गए हैं अर्थशास्त्र पुस्तक में। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। इसका जो साम्राज्य था वो व्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक था। जब सिकंदर महान की सेना ने इसके क्षेत्र को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत और शक्तिशाली है। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। 150 के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनर्थ और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिस का संस्कृत रूप अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला है। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसको नोट करिएगा, पूछा जाता है बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा एंटीओकस ने किसको भेजा था? डाइमेकस को भेजा था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। एंटीओकस ने दार्शनिकों को छोड़कर से सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दिया। बहुत साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है।
असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंगली अनुश्रुतियाँ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। ये भी पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की तृतीय संगति किसके राज्यकाल में हुई थी? अशोक के। इसकी जो अध्यक्षता थी वो मोगलीपुत्तिस ने की थी। ये एक बौद्ध भिक्षु थे। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निर्ग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तत्पश्चात मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में वे पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्य वदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आज की क्लास में इतने ही। कल को इसके आगे के हम लोग नोट्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिए। बाय।